हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका सिद्धार्थ ऑनलाइन कोचिंग में। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं बीएससी थर्ड ईयर का फर्स्ट पेपर रिलेटिविटी एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स, जिसमें हम लोग ये लिख भी दिए कि बीएससी थर्ड ईयर फर्स्ट पेपर रिलेटिविटी एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। तो इसमें रिलेटिविटी को पढ़ के ख़त्म कर चुके हैं। रिलेटिविटी फर्स्ट यूनिट पूरा कंप्लीट हो चुका है। उसे अगर आपको रिवाइज करना हो या फिर पढ़ना हो तो आप पीछे के वीडियोज़ देखें। और अब बचा हुआ है स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। तो स्टैटिस्टिकल फिजिक्स हम सेकेंड यूनिट से इसे पढ़ेंगे। सेकेंड, थर्ड और फोर्थ में मैक्सिमम इन्हीं सब का यूज़ है। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टैटिस्टिकल फिजिक्स, या इसे और नाम से जाना जाएगा बेसिस ऑफ स्टैटिस्टिकल बेसिस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो शुरुआत में 17वीं सदी के अंत तक जो फिजिकल फिनोमिना थे वो एक्सप्लेन किए गए डायनेमिक प्रिंसिपल्स के द्वारा। जैसे कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है, कोई सिस्टम अगर मोशन में है, तो उसके लिए इक्वेशन ऑफ मोशंस के द्वारा सभी चीज़ें फाइंड कर ली जाती थी। लेकिन कुछ ऐसी सर्टेन कंडीशंस थी जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स लार्ज नंबर में थे, या लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल होने की वजह से उसमें मैथमेटिकल कॉम्प्लिकेशंस आ गई, गणित में कुछ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ गए, और या फिर इनसफिशिएंट इंटरप्रिटेशन की वजह से वो सॉल्व नहीं हो पाए। तो वो सॉल्व नहीं हो पाए तो यूज किया गया स्टैटिस्टिकल मेथड्स का। तो वहीं से हमें स्टैटिस्टिकल मेथड्स के लिए पूरा पढ़ना है, सेकेंड यूनिट में भी, थर्ड यूनिट में भी और फोर्थ यूनिट में भी। इसमें हमें पढ़ना है मैक्सवेल को, बोल्ट्जमैन को, गिब्स को, क्वांटम थियरी को पढ़ना है। फिर उसके बाद पढ़ना है बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स, और पढ़ना है फर्मी डिरैक स्टैटिस्टिक्स। फिर पढ़ना है ब्लैक बॉडी रेडिएशन के लिए। तो सब पूरा थर्ड यूनिट तक, मतलब सेकेंड, थर्ड और फोर्थ यूनिट, तीनों यूनिट तक खत्म होते होते हम पूरा स्टैटिस्टिकल फिजिक्स को कवर कर लेंगे। तो इसमें बहुत सारी बातें रहेंगी जो अलग अलग यूनिट्स में हैं। सेकेंड यूनिट में फिलहाल हमें पढ़ना है जिसका नाम है स्टैटिस्टिकल फिजिक्स, या फिर स्टैटिस्टिकल बेसिस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो इसमें जो टॉपिक्स हैं वो बता दें। तो सबसे पहले तो इसका इंट्रोडक्शन पढ़ना है। इंट्रोडक्शन में हमें यही पढ़ना है कि अगर कोई सिस्टम है जिसमें लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल, अगर उसमें वो कंटेन करता है लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल, तो लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल के लिए हम फाइंड करते हैं उनके लिए एक प्रोबेबिलिटी। किसी भी चीज़ के लिए उनके लिए फाइंड करते हैं एक प्रोबेबिलिटी। जैसे इंट्रोडक्शन में अगर हम बात करें तो जैसे अगर गर्मी बहुत ज़्यादा हो तो शाम को लोग अनुमान लगाते हैं कि संभवतः आज बरसात हो सकती है, या 70% चांस है कि शाम को बरसात हो। 10-20 बच्चों को पढ़वा के एक इंट्रोडक्शन, एक अनुमान लगाया जाता है कि इस क्लास के लगभग 80% बच्चों को हिंदी पढ़ने आता है। तो इस प्रकार से हम लोग स्टैटिस्टिकल बेसिस में एक अनुमान लगाते हैं, एक प्रिडिक्शन करते हैं। और फिर उसके बाद इसका दूसरा टॉपिक आता है प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता, कि कितना इस काम के होने की संभावना है और कितना इस काम के होने की संभावना नहीं है। तो हम लोग सबसे पहले इंट्रोडक्शन पे बात करेंगे, फिर बात करेंगे दूसरा टॉपिक जो इसमें आएगा प्रोबेबिलिटी की, कि किसी सिक्के को उछाला जाए तो उसमें हेड आने की प्रायिकता क्या होगी या टेल आने की प्रायिकता क्या होगी। फिर दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाए तो दोनों में हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, दोनों में टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, या फिर एक में हेड और एक में टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, पहले में हेड और दूसरे में टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। इस प्रकार से किसी डाइस को, पासे को अगर फेंका जाए तो पासे को फेंकने पर देखते हैं कि उसमें 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है या 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। अगर दो पासों को एक साथ फेंका जाए, 2 डाइसेस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, तो उस कंडीशन में दोनों में 2 आने की, या दोनों में 6 आने की, या दोनों में 5 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, इन सब बातों पे बात करेंगे। और फिर कोई डेक ऑफ कार्ड, मतलब पूरा कार्ड का बंडल ले लिया गया, उसमें से किसी भी कार्ड के निकलने की प्रायिकता क्या होगी उस कार्ड के आधार पे, ये पूरा प्रोबेबिलिटी में हम लोग समझेंगे इसी लेक्चर में। फिर इसमें थर्ड टॉपिक जो है वो है प्रिंसिपल ऑफ इक्वल प्रायरी प्रोबेबिलिटी। फिर है माइक्रो स्टेट एंड मैक्रो स्टेट। माइक्रो स्टेट मतलब छोटे लेवल पे इंडिविजुअल, और मैक्रो मतलब बड़े लेवल पे जब अध्ययन किया जाएगा पूरे सिस्टम का तब उसे कहेंगे मैक्रो स्टेट। और अगर छोटे छोटे उसमें कंटेंट पार्टिकल के बारे में बात करेंगे तो उसे कहेंगे माइक्रो स्टेट्स। तो ये दोनों चीज़ें हम पढ़ेंगे कि माइक्रो स्टेट्स कैसे हैं और मैक्रो स्टेट्स कैसे बनते हैं, पूरा कंप्लीट इसका डिस्क्रिप्शन और पूरा इसके बारे में स्टडी करेंगे। फिर पढ़ना है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस, फिर पढ़ना है थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी, उसके बाद पढ़ना अरेंजमेंट्स ऑफ एन पार्टिकल्स
इनटू इक्वल साइज कंपार्टमेंट। 2 कंपार्टमेंट ले लिया गया, उसमें 2 पार्टिकल को डाल रहे हैं, फिर 3 पार्टिकल को डाल रहे हैं, फिर 4 पार्टिकल को डाल रहे हैं रैंडमली, या फिर उसमें n पार्टिकल को अगर डाल रहे हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, उन्हें कितने तरीक़ों से अरेंज किया जा सकता है, उन 2 कंपार्टमेंट में 2 जो ब्लॉक्स बनाया गया है, 2 कंपार्टमेंट्स है इक्वल साइज़ के, उन्हें कितने प्रकार से उसमें अरेंज किया जा सकता है, 2 पार्टिकल को, 3 पार्टिकल को, 4 पार्टिकल को, या फिर n पार्टिकल्स को। फिर उसके बाद हमें पढ़ना है कॉन्स्ट्रेंट्स, एसेसिबल एंड इनएसेसिबल स्टेट्स, और इससे पहले हमें पढ़ना होगा स्टर्लिंग फार्मूला, इंपॉर्टेंट है वो भी, स्टर्लिंग फार्मूला। फिर आता है एवरेज प्रॉपर्टीज़, फिर हमें पढ़ना है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स विद अ गिवन टोटल एनर्जी इनटू अ डिस्क्रीट सेट ऑफ एनर्जी स्टेट्स और कंपार्टमेंट्स। तो इतना पढ़ने के साथ ही ये सेकेंड यूनिट समाप्त हो जाता है। तो एक एक टॉपिक करके हम एक अलग अलग वीडियो में पूरा इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो आज से शुरू कर रहे हैं स्टैटिस्टिकल फिजिक्स, या फिर कहा जाएगा द स्टैटिस्टिकल बेसिस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यूनिट सेकेंड, बीएससी पार्ट 3, पेपर 1, जिसका नाम है रिलेटिविटी एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स, जिसका हम लोग फर्स्ट यूनिट रिलेटिविटी कंप्लीट करने के बाद सेकेंड यूनिट पढ़ रहे हैं स्टैटिस्टिकल फिजिक्स, या फिर नाम है इसका स्टैटिस्टिकल बेसिस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो अब हमें बात करना है प्रोबेबिलिटी के बारे में। प्रोबेबिलिटी होती क्या है? मान लिया गया किसी भी क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं, यही लिख ले रहे हैं, मान लिया गया किसी क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं, इसमें से अगर 20 को हिंदी पढ़ने आता है, इसमें से अगर 20 को हिंदी पढ़ने आता है, तो हिंदी पढ़ने वाले छात्रों की प्रायिकता क्या हो जी? वैसे बहुत कम छात्र संख्या, इसे थोड़ा बढ़ाएं। मान लिया गया 100 में से 70 लोगों को हिंदी पढ़ना आता है, तो अगर 70 लोगों को हिंदी पढ़ने आता है, तो अगर हिंदी पढ़ने वाले छात्रों की प्रायिकता ज्ञात करें, प्रोबेबिलिटी ज्ञात करें, तो ये हो जाएगा 70/100। तो ऊपर हमें क्या लिखना है? ऊपर हमें वो चीज़ लिखना है जो हमारे फेवर में, जो इवेंट में जो घटना जो घटित होने के लिए कहा गया है, और दूसरा अपॉन में रहेगा टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, मतलब जितनी भी घटनाएं या जितने भी आउटकम्स हैं या जितने टोटल नंबर ऑफ केसेस हैं उसे रखेंगे डिनोमिनेटर में, और ऊपर न्यूमरेटर में रखा जाएगा वो कंडीशंस, वो इवेंट्स, वो आउटकम्स जो हमारे लिए आवश्यक है, जो हमारे फेवर में। जैसे किसी भी अगर डाइस को, पासे को अगर फेंका जाए, किसी भी पासे को मान लिया जाए अगर फेंका जा रहा है, इस प्रकार से ये पासा बना दिया गया। तो इस पासे को अगर उछाला जाए, इस पे ऊपर मान लिया गया 1 लिखा हुआ है, नीचे 2 लिखा होगा, इधर लिखा हुआ है 3 डॉट्स बने, इधर पीछे 4 होगा, और ये सामने की ओर मान लिया गया 5 डॉट्स बने हुए, तो पीछे की ओर होगा 6। तो अगर फेंका जाए तो इसमें 6 तल हैं, और फेंका जाएगा तो कोई ना कोई एक ऊपर आएगा, तो इसमें 6 तल बन गए, 1 2 3 4, सामने 5 और पीछे 6। तो अगर फेंका जाए तो ऊपर कोई ना कोई एक का आना ज़रूरी है। तो अगर अब पासे को अगर फेंक दिया जाए तो टोटल इसमें केसेस होगा, टोटल नंबर ऑफ केसेस तो हो गए 6, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो गए 6, तो 6 कंडीशंस तो होंगी ही होंगी। अब उसमें एक ही ऊपर आएगा कोई, या तो 1 आ जाए, या 2 आ जाए, या 3 आ जाए, या 4 आ जाए, या 5 आ जाए, तो एक ऊपर जो है इसमें 1 आने की प्रायिकता होगी 1/6, ऐसे 2 आने की प्रायिकता प्रोबेबिलिटी होगी 2/6, 3 आने की प्रायिकता होगी 3/6। ऐसे ही कहा जाए इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो इवन नंबर या तो इसमें 2 आ जाए, या तो इसमें 4 आ जाए, या तो इसमें 2 आ जाए, या तो इसमें 4 आ जाए, या तो इस प्रकार से इसमें 6 आ जाए। तो इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी हो गया 1 कंडीशन, 2 कंडीशन और 3 कंडीशन, तीनों में से कोई आ जाएगा तो इवन नंबर आ जाएगा। तो ये तीनों आ जाते हैं तो हमारे नंबर, हमारे पास कंडीशन है, तो इवेंट्स इन अवर फेवर, तो 3 कंडीशन है जो हमारे फेवर में, या तो 2 आ जाए, या 4 आ जाए, या 6 आ जाए। तो इवेंट्स इन अवर फेवर अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट, टोटल नंबर ऑफ केसेस, तो 3 आ जाए ऊपर। 3 कौन कौन सी कंडीशंस आ जाए, या तो 2 आ जाए, या उसमें 4 आ जाए, या 6 आ जाए, तो 3 कंडीशंस इन फेवर हो गई, अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। तो टोटल नंबर हमारे पास इसमें 6 ही आएगा, या 1 आए, या 2 आए, या 3 आए, या 4 आए, या 5 आए, या 6 आए। तो ये हो जाएगा 3/6,
प्रोबेबिलिटी इसे सॉल्व करें तो लिखा जा सकता है 1/2। तो प्रोबेबिलिटी को इसी प्रकार से डिफाइन भी किया गया है। तो डेफिनेशन अगर लिखें इसका तो लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एन इवेंट और फिनोमेना मे बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ इवेंट्स इन फेवर। यह याद रखना है हमें, ऊपर क्या रखना है, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ इवेंट्स इन फेवर टू द टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स नीचे रहेगा, टोटल नंबर ऑफ केसेस नीचे रहेगा, या इसे कह सकते हैं टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो नीचे रहेगा, और ऊपर रहेगा नंबर ऑफ इवेंट्स इन अवर फेवर, या जो भी हमें काम करना है वो नंबर ऑफ वेज इट कैन हैपन। जैसे हमें इवेंट नंबर चाहिए थे तो इवेंट नंबर 2 से भी आ सकता है, 4 से भी आ सकता है और 6 से भी आ सकता है। इस प्रकार 3 कंडीशंस हमारे फेवर में थी। नंबर ऑफ वेज इट कैन हैपन, मतलब इवन नंबर आने के तरीके 3 थे, तो नंबर ऑफ वेज इट कैन हैपन ये हो गया 3 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, और ये था 6। तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी। अब इस प्रोबेबिलिटी के लिए पासे के लिए भी फाइंड किया जा सकता है, कार्ड के लिए भी फाइंड किया जा सकता है, और उसके बाद सिक्के के लिए भी, कॉइन के लिए भी प्रोबेबिलिटी फाइंड किया जा सकता है, और सबके लिए टर्म्स एंड कंडीशन यही रहेंगी। तो मान लिया गया कि अगर कोई घटना m तरीके से हो रही है और n तरीके से वो होने में असफल हो जा रही है, तब बात करते हैं कि क्या होगी प्रोबेबिलिटी उस घटना के होने के, और क्या होगी प्रोबेबिलिटी उस घटना के नहीं होने के। तो मान लिया गया इफ़ एन इवेंट, लिख लेंगे अगर इसे, इफ़ एन इवेंट हैपेंस, या अकर्स लिखें, अकर्स बाई m वेज, कोई घटना m तरीके से हो जा रही है। जैसे किसी एक सिक्के को उछाला जाए, तो अगर इसे उछालते हैं तो ये ऊपर जाएगा, ऊपर आके ज़मीन पर जब गिरेगा तो ऊपर या तो इस पे हेड आएगा या फिर इस पे टेल आएगा। तो 2 ही कंडीशन है, या तो इस पे ऊपर हेड है या फिर इस पे टेल आ जाए। अब ऐसी बात नहीं करनी है कि ये कीचड़ में गिर गया और इस प्रकार से सिक्का खड़ा हो गया, ये कंडीशन हमें नहीं अप्लाई करनी है। ये सब बहुत दूसरे प्रकार की स्थितियां हैं, हमें सामान्य स्थितियों की बात करनी है। तो सामान्य स्थितियों में जब सिक्का नीचे ज़मीन पे गिरेगा तो या तो ऊपर की ओर हेड दिखाई देगा या फिर टेल दिखाई देगा। तो हेड आने की प्रायिकता मान लिया गया m वेज हो गए, m वेज हो गए, m तरीके हो गए, m तरीके से इसमें हेड आ रहा है। अगर कुछ तरीके आने के होंगे तो बाकी जो बचे तरीके होंगे वो हो गए उसके नहीं होने के। कैसे? जैसे मान लिया गया फिर से डाइस बना रहे हैं, डाइस बना लिया गया, तो इसमें 6 केसेस हैं, 1 आए या 2 आए या 3 आए या 4 आए या 5 आए या 6 आए। अब इसमें कहा गया कि इवन नंबर आने की प्रायिकता, तो इवन नंबर में आने की प्रायिकता क्या हो जाएगा, या तो ऊपर 2 आ जाए या 4 आ जाए या 6 आ जाए, मतलब 3 केसेस हैं। तो m इज इक्वल टू हो गया यहाँ पर 3, तो 3 वेज से तो ये कंडीशन हो पा रही है, मतलब किसी भी घटना के घटने के लिए m वेज हो गए, मतलब 3 तरीके हो गए। और 2 4 6 मतलब इवन नंबर न आने के तरीके कितने हो गए, तो इवन नंबर न आने के तरीके हो गए कि इस पे ऑड नंबर आ जाए, 1 आ जाए या 3 आ जाए या फिर 5 आ जाए। आएगा कैसे, या तो इस प्रकार से या इस प्रकार से या फिर इस प्रकार से। तो ये हो गया, या तो इवन m तरीके से हो कि इवन नंबर्स आ जाए, या फिर ये हो जाए कि n तरीके से ये इवन नंबर आने में फेल हो जाए, असफल हो जाए, तब के लिए कंडीशन है। तो मान लिया गया इफ एन इवेंट अकर्स बाय m वेज एंड फेल्स टू अकर, घटित होने में असफल हो जा रही है बाई n वेज, m वेज में ये सफल हो जा रही है और n तरीके से असफल हो जा रही है, तब उसके लिए टोटल नंबर ऑफ केसेस या टोटल केसेस फाइंड कर सकते हैं। टोटल केसेस कितना हो जाएगा, टोटल केसेस इज इक्वल टू हो जाएगा m प्लस n, इसे कह लेंगे कैपिटल N कह सकते हैं, टोटल केसेस कहा जा सकता है कैपिटल N कहने अगर, तो इसे कह लिया गया टोटल केसेस कैपिटल N इज इक्वल टू हो गया m प्लस n। m हो गया इस घटना के घटने की प्रायिकता, प्लस ये हो गया इस घटना के फेल होने की प्रायिकता। जैसे अगर
यही पासे की बात करते हैं तो 1 आने की प्रायिकता कितना है, 1/6, 1/6 1 आने की प्रायिकता। या ऊपर पासे में 6 आने की प्रायिकता कितनी है, तो एक ही कंडीशन में आएगा 6, बाकी तो या तो 1 आ जाए या 2 आ जाए या 3 आ जाए या 4 आ जाए या 5 आ जाए या 6 आ जाए। टोटल केसेस हो गया 6। और ऊपर हमें क्या लाना है, ऊपर मान लिया गया हमें 6 लाना है, तो 6 आने की प्रायिकता भी क्या हुआ, 1/6। अब 6 न आने की प्रायिकता क्या होगी, तो या तो 1 आ जाएगा तब भी 6 नहीं आएगा, या तो ऊपर 2 आ जाएगा तब भी 6 नहीं आएगा। तो एक तो ऊपर 1 आ गया एक कंडीशन, ऊपर अगर 2 आ गया तब भी 6 नहीं आ पाएगा दूसरी कंडीशन, ऊपर अगर 3 आ गया तब भी 6 नहीं आ पाएगा तीसरी कंडीशन हो गई, ऊपर अगर 4 आ गया तब भी 6 नहीं आ पाएगा चौथी कंडीशन हो गई, ऊपर अगर 5 आ गया तब भी 6 नहीं आएगा। तो होने की प्रायिकता m = हो गया 1/6 और न होने की प्रायिकता हो गया 5/6। तो इसे कह लिया गया m और फेल होने की घटना को कह लिया गया n। तो अब उसके बाद यही दोनों चीज़ें थी। और टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स की बात करें तो दोनों का सम करना है, तो दोनों का सम करेंगे तो ये टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स मिलेगा। तो ये टोटल नंबर ऑफ केसेस हो गया m + n। तो इसमें अब ये तो हो गया प्रायिकता, तो इसके मतलब न आने की प्रायिकता, 6 आने की प्रायिकता 1 है और नहीं आने की प्रायिकता हो गया इसके लिए, मतलब नहीं आने के लिए केसेस हो गया 5, आने के लिए हो गया 1। अब प्रायिकता की बात करें उसकी प्रोबेबिलिटी की, तो ये हो जाएगा 1/6 और ये हो जाएगा 5/6। कैसे फाइंड करना है वही लिख रहे हैं। तो ऊपर अगर लिखें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग इवेंट या यही लिख दें, लिखें प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग इवेंट। तो अगर कोई घटना घट रही है उसे कहें प्रोबेबिलिटी p हैपनिंग इवेंट, तो कितने कंडीशन में ये घटना घट रही है, m वेज में, इसे लिख लिया गया ऊपर m अपॉन टोटल नंबर ऑफ वेज। टोटल नंबर कितने तरीके होगा, ये हो गया m + n या कैपिटल N भी लिख सकते हैं। तो ये तो हो गया हैपनिंग, टोटल नंबर ऑफ हैपनिंग इवेंट या प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग इवेंट। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलिंग इवेंट कर सकते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसके बाद ऊपर लिख रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलिंग इवेंट, फेलिंग इवेंट इसे कहेंगे p' = इसे लिखेंगे n तरीके से ये नहीं हो पा रहा है, फेल हो गया, तो n/m + n ये हो गया। और अगर एक बात लिखें तो एक कंडीशन और लिख सकते हैं, ये हो गया हमारे लिए प्रोबेबिलिटी। इसके लिए एक कंडीशन लिखें कि अगर कोई एक घटना है, कोई एक इवेंट है, वो m तरीके से हो रही है और n तरीके से वो होने में असफल हो जा रही है, तो टोटल केसेस इसमें हो गए m + n, या टोटल आउटकम्स कह सकते हैं m + n, या कह सकते हैं टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स हो गया m + n। अब उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग इवेंट, ये p हो जाएगा, p = हो जाएगा m/m + n। फिर उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलिंग इवेंट, p' = हो जाएगा n/m + n। अब उसके बाद बात करते हैं, तो एक और पॉइंट लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी लाइज बिटवीन, प्रोबेबिलिटी लाइज बिटवीन 0 and 1। तो प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से 1 के बीच होगी। और ये जो लिखे हम p और p' मतलब किसी भी घटना के घटित होने की प्रायिकता p धन किसी भी घटना के फेल होने की प्रायिकता p' = होगा 1, हमेशा p + p' = 1। अगर वैसे ही पासे के लिए अगर इस कंडीशन को समझें तो मान लिया गया ये एक पासा बना लिया गया, अब इसे फेंका गया, मान लिया गया हमें पासे में लाना है या तो 5 या 6, 5 या 6 आना चाहिए, 4 से कोई भी बड़ा नंबर आना चाहिए। तो 4 से बड़ा नंबर आने के लिए कितने तरीके से ये हो सकता है, या तो इसमें 5 आए या फिर 6 आए। तो 2 तरीके से ये हो सकता है, 2 वेज,
तो नंबर ऑफ हैपनिंग वेज हो गए 2 वेज। अब फेल कितने तरीके से ये हो सकता है, 1 आ जाएगा तब भी फेल क्योंकि वो 4 से छोटा है, 2 आ जाए तब भी फेल क्योंकि वो 4 से छोटा है, 3 आ जाए तब भी ये कंडीशन फेल हो जाएगी, और 4 आ जाए तब भी वो फेल हो जाएगी क्योंकि हमें 5 और 6 चाहिए, 4 से बड़ा। तो ये 4 तरीके से तो असफल हो सकता है, फेल हो सकता है, 4 वेज। तो 4 तरीके से ये असफल हो सकता है, 2 तरीके से ये सफल हो सकता है। तो अब होने की टोटल केसेस इसमें हो गए 4 + 2, जो हम जानते हैं 1 से 6 तक ही पासे में आना है। तो अब इसके होने की प्रायिकता क्या हो जाएगा, 2/6, यही 2/4 धन 2 बराबर 6। तो ये हो जाएगा 2/6, और इसके फेल होने की प्रायिकता क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/6। ये हो गया। तो यही हमें फाइंड करना है। जैसे इससे पहले हम लोग पढ़े थे कि 6 आने की प्रायिकता क्या होगी, ऊपर 6 आने की प्रायिकता क्या होगी। तो या तो ऊपर 1 आए या 2 आए या 3 आए या 4 आए या 5 आए या 6 आए, एक ही आएगा। तो 6 आने की प्रायिकता हो गई, या 6 आने के लिए कंडीशन कितने तरीके से 6 आ सकता है, एक तरीके से। और कितने तरीके से 6 आने में ये फेल हो जाएगा, मतलब 6 नहीं आएगा, ये 5 तरीके हैं। तो अब 1 आने के लिए प्रायिकता हो जाएगी 1/6, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स मतलब 1 + 5, ये हो जाएगा 1/6, और 6 न आने की प्रायिकता हो जाएगी 5/6। तो इस प्रकार हमें आगे भी सॉल्व करना है इस यूनिट में प्रोबेबिलिटी के लिए। अब प्रोबेबिलिटी से जुड़े 1-2 बातें और पढ़ते हैं, अब फिर उसके बाद करते हैं इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। तो ये था प्रोबेबिलिटी, जिसमें हमें पढ़ना है कि अगर कोई घटना m तरीके से हो रही है और n तरीके से ये नहीं हो पा रही है, तो टोटल केस हो जाएगा m + n, और प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग इवेंट p = होगा m/m + n, और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलिंग इवेंट p' होगा n/m + n। प्रोबेबिलिटी जो है हमेशा 0 से 1 के बीच में लाई करेगी, और किसी भी घटना के घटित होने प्लस की प्रोबेबिलिटी, किसी भी घटना के घटित होने की प्रोबेबिलिटी प्लस घटना के घटित न होने की प्रोबेबिलिटी, दोनों का सम होगा 1। तो प्रोबेबिलिटी से जुड़ी कुछ टर्मिनोलॉजी है, टर्मिनोलॉजी ऑफ प्रोबेबिलिटी, उसे पढ़ते हैं। जो हमें ज़रूरत पड़ रही है उसे ही हम लोग केवल पढ़ेंगे। तो फर्स्ट टर्मिनोलॉजी में है हेडिंग की इक्वली लाइकली इवेंट्स, क्योंकि इक्वल प्रायोरिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी में भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो यहीं से हम लोग समझ लें कि इक्वली लाइकली इवेंट्स क्या होते हैं। तो इफ़ ईच इवेंट हैज़ इक्वल चांस ऑफ अकरेंस, मतलब कोई भी घटना अगर बराबर बराबर चांस अवसर रखती है होने की, तो 2 घटनाएं और दोनों के होने की प्रायिकता या दोनों के होने का चांस बराबर हो, तो उसे क्या कहेंगे, इक्वली लाइकली इवेंट। जैसे किसी सिक्के को अगर ऊपर की ओर उछाला जाए तो ये नाचते हुए ऊपर की ओर जाएगा, और ऊपर की ओर जाएगा तो नीचे की ओर जब गिरेगा तो या तो उसमें हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो अगर लोहे का सिक्का है, मेटल का सिक्का है, तो या तो ऊपर हेड आएगा या टेल आएगा। अब किसी भी बहुत कमज़ोर धातु का या कमज़ोर चीज़ का या पत्थर का या छोटे से टुकड़े का, कांच का ले लिए, तो पता चला सिक्का टूट गया, दोनों टूट के दूठे हो गया, दोनों हेड टेल दोनों ऊपर आ गया। तो ये बहुत अजीब कंडीशन है, ये ऐसा होना नहीं चाहिए। तो अगर सिक्के को अगर ऊपर से उछाला जाए और वो अगर नीचे गिरता है, तो या तो उसमें ऊपर की ओर हेड आएगा या फिर ऊपर की ओर टेल आएगा, और दोनों की आने की संभावना 50-50% ही है, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। एक बार उछालेंगे तो या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, मतलब 50% चांस है कि हेड आए और 50% चांस है कि टेल आए। तो दोनों के आने का चांस बराबर है। इस प्रकार की घटनाओं को कहेंगे इक्वली लाइकली इवेंट्स। मतलब इफ़ ईच इवेंट हैज़ इक्वल चांस ऑफ अकरेंस, मतलब दोनों घटनाओं के घटित होने का चांस जो है 50% हो, बराबर हो, तो कहेंगे इक्वली लाइकली इवेंट्स। तो वही इफ़ अ क्वाइन इज थ्रोन देन हेड एंड टेल हैव इक्वल चांसेस ऑफ कमिंग अप, तो इसे क्या कहेंगे, इक्वली लाइकली इवेंट्स। इसी प्रकार से अगर पासे को फेंका जाए, पासे को फेंका जाए, तो इसमें 1 से 6 तक आ सकता है, और इसमें 1 आने की प्रायिकता होगी 1/6, 2 आने की प्रायिकता भी होगी 2 आने की प्रायिकता भी होगी 1/6, 3 आने की प्रायिकता, एक ही केस में 3 आएगा, और बाकी 1, 2,
5, 6, 4 आ सकते हैं, मतलब इसके लिए भी होगा 1/6। तो 1 आने की प्रायिकता भी 1/6, 2 आने की प्रायिकता भी 1/6, 3 आने की प्रायिकता भी 1/6, 4 आने की प्रायिकता भी 1/6, 5 आने की प्रायिकता भी 1/6 और 6 आने की प्रायिकता भी 1/6। तो सबके आने की प्रायिकता 1/6 है, सभी के आने की जो चांस है वो बराबर है, तो अतः इसे भी कहेंगे इक्वली लाइकली इवेंट्स। तो ये हो गया कॉइन से हम लोग समझ लिए। दूसरा है इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इंडिपेंडेंट इवेंट्स मतलब क्या होगा, इफ अकरेंस ऑफ वन इवेंट डज नॉट इफेक्ट द अकरेंस ऑफ अदर इवेंट। मतलब एक इवेंट अगर आ गया तो वो दूसरे को प्रभावित नहीं कर रहा है। मतलब एक बार जैसे सिक्के को ऊपर उछाला गया और उसमें आ गया हेड, मान लिया गया किसी सिक्के को ऊपर उछाला गया और ये नीचे की ओर जब गिरा, तो जब ये नीचे की ओर गिरा तो इसमें आ गया हेड। तो हेड आ गया तो ऐसा नहीं है कि अगली बार ये हेड को नहीं आने देगा कि एक बार हेड आ चुका है अब अगली बार टेल का नंबर है, ऐसा कुछ नहीं है। तो यही कहा गया कि इफ अकरेंस ऑफ वन इवेंट, मतलब एक इवेंट के जो घटित होने की हो गई प्रायिकता, तो इसका अकरेंस, इसका घटित होना दूसरे को प्रभावित नहीं कर रहा है। इफ डज नॉट इफेक्ट द अकरेंस ऑफ अनदर इवेंट, तो दूसरे इवेंट के होने को वो प्रभावित नहीं करेगा। मतलब दूसरी बार अगर हेड या टेल में से कुछ भी आ सकता है, ये हेड आना अगली घटना को प्रभावित नहीं करेगा। इस प्रकार के घटना को कहा जाएगा इंडिपेंडेंट इवेंट। चाहे 1000 बार इसे ऊपर उछाला जाए, हजारों बार अगर हेड आ चुका है तो 1001वीं बार भी उछालने पर ऐसा नहीं कि उसमें हेड नहीं आएगा। मतलब एक बार वो घटना घट चुकी तो वो फिर भी उसके बाद भी वो दूसरी घटना को प्रभावित नहीं करेगी। इन घटनाओं को कहेंगे इंडिपेंडेंट इवेंट्स। मतलब इफ अकरेंस ऑफ वन इवेंट डज नॉट इफेक्ट द अकरेंस ऑफ अनदर इवेंट, देन दिस टाइप ऑफ इवेंट्स आर नोन एज इंडिपेंडेंट इवेंट्स। जैसे वही क्वाइन या डाइस, जैसे डाइस को अगर फेंका जाए, अगर उसमें 6 आ गया तो ऐसा ज़रूरी तो है नहीं कि दूसरी बार अब 6 नहीं आएगा, दूसरी बार 1, 2, 3, 4, 5 में से ही कुछ आएगा। तो 6 का आना अगली बार 6 आने को प्रभावित नहीं कर रहा है। इस प्रकार ये हुई इंडिपेंडेंट इवेंट, चाहे उसमें जितनी बार 6 आ सकता है प्रोबेबिलिटी के आधार पे। तो ये तो हो गया इंडिपेंडेंट इवेंट्स। मान लिया कि 2 इंडिपेंडेंट इवेंट्स P1 और P2 हैं, तो उनके लिए कंबाइंड प्रोबेबिलिटी P इज इक्वल टू होगा, अगर 2 इंडिविजुअल इवेंट्स हैं P1 और P2 जो कि इंडिपेंडेंट हैं, तो दोनों का कंबाइंड प्रोबेबिलिटी P इज इक्वल टू होगा P1.P2। तो ये फॉर्मूला है, इसके आधार पे न्यूमेरिकल सॉल्व किए जाएंगे जिन्हें हम आगे पढ़ेंगे। दूसरा, अगर नेक्स्ट हेडिंग है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट में क्या होगा, इफ अकरेंस ऑफ वन इवेंट स्टॉप्स द अकरेंस ऑफ अदर इवेंट। मतलब किसी एक घटना का होना दूसरी घटना के होने को रोक देता है, तो ये क्या होंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। मतलब परस्पर एक दूसरे पर ये आश्रित है, एक अगर हो जाएगा तो दूसरे को वो क्या करेगा, रोक देगा, दूसरा नहीं हो पाएगा। सच इवेंट्स नेवर अकर साइमल्टेनियसली, मतलब ऐसी घटनाएं दोनों एक साथ घटनाएं घटित नहीं हो सकती, जैसा कि कार्ड में ये इसका एग्जाम्पल है कार्ड। और अगर 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, अगर मान लिया गया P1 और P2 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, तो इन दोनों का कंबाइंड प्रोबेबिलिटी P इज इक्वल टू होगा P1 प्लस P2। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के लिए फॉर्मूला है कंबाइंड प्रोबेबिलिटी के लिए P इज इक्वल टू P1 प्लस P2। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट में क्या होगा कि अगर एक इवेंट हो गया है तो वो क्या करेगा, ये स्टॉप करेगा, दूसरे इवेंट को होने से रोकेगा, दूसरी कंडीशन को बिगाड़ देगा। इसे ही कहा गया है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, और इसका एग्जाम्पल है कार्ड्स। तो इसे समझते हैं कार्ड में ये कैसे हो रहा है। बाकी सब चीज़ों को इरेज कर रहे हैं और बना रहे हैं हम लोग म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के लिए। तो कार्ड हम लोग जानते हैं, कार्ड अगर आपने देखा हो ताश की एक गड्डी डेक ऑफ कार्ड अगर एक निकाला जाए तो उसमें 52 पत्तियां होती हैं, 52 कार्ड्स, 52 कार्ड्स ताश में जो होती हैं वो होती हैं 52 पत्तियां, 52 कार्ड्स। इसमें 13 पत्तियां जो होती हैं वो होती हैं स्पैड्स, फिर 13 पत्तियां होती हैं क्लब, फिर 13 डायमंड,
और फिर 13 कार्ड्स जो होंगे वो होंगे हार्ट्स। अगर इन सबको बना लिया जाए इस प्रकार से, सबसे पहले इस वाले पार्ट में बना रहे स्पेड्स। स्पेड्स की हिंदी होती है हुकुम। पान के पत्ते की तरह रहेगा और इसका कलर होता है ब्लैक, काला होगा ये। अगर इसे बनाएं तो इस प्रकार से ये बना हुआ रहेगा। अगर आप ताश का पत्ती देखें तो ठीक है, नहीं देखें तो हम कोशिश करते हैं आपको दिखाने की। ये हो गया स्पेड्स, हुकुम का इसमें रहेगा इक्का, एक कार्ड रहेगा जिस पे इक्का बना होगा, ए लिखा होगा। फिर दूड़ी, तीड़ी मतलब 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर नहला, फिर दहला। ये हो गया नहला और ये हो गया दहला। नहला दहला दोनों यही बना दिए। इस प्रकार से 10 कार्ड हो गए, इक्का से लेके दहला तक। उसके बाद 3 और कार्ड्स हैं जिन पे फोटो बना हुआ है, चित्र बना हुआ है। इन्हें कहा जाता है फेस कार्ड। सबका साइज, लेंथ, ब्रेड्थ बराबर है, भले असमान साइज का बन जाए वो अलग बात है। इस पे लिखा रहेगा जे, जोकर, जैक, क्वीन एंड किंग। तो ये इन पे एक चित्र बना हुआ है, फोटो बना हुआ है, इसलिए इन्हें फेस कार्ड कहा जाता है। तो ये 13 कार्ड इसमें हो गए, 1 से लेके 10 तक 10 कार्ड, और फिर हो गया जैक, क्वीन और किंग। तो जिसे ये इक्का हो गया, एस इक्का, दूड़ी, तीड़ी, फिर नाला दाला 10 कार्ड, फिर ये हो गया जोकर, ये हो गया बेगम और ये हो गया बादशाह। तो ये जो था वो था स्पैड्स के लिए, हुकुम के लिए, काले कलर के 13 पत्ते। दूसरा इसमें रहेगा क्लब्स, ये हो गया चिड़िया के लिए, जिसे कहेंगे चिड़ी। इस प्रकार से चिड़ी, इसके लिए भी क्या रहेगा, इसके लिए भी इक्का, ए लिखा रहेगा, फिर दूड़ी 2 लिखा रहेगा, फिर तीड़ी 3, फिर नहला पे ये लिखा रहेगा 9 और दहला पे लिखा रहेगा 10। 10 कार्ड ऐसे हो गए। फिर इसके लिए भी 3 फेस कार्ड, जे, क्यू, क्वीन के लिए और फिर किंग। तीनों पे फोटो रहेगा, इसलिए इसे कहा जाता है फेस कार्ड। तो ये दोनों, ये मतलब हुकुम, स्पैड और ये जो स्पैड, हुकुम और ये बना लिया गया क्लब्स, जिन्हें कहा जाएगा चिड़ी। तो इन दोनों का कलर होता है ब्लैक। फिर उसके बाद तीसरा कार्ड बनाते हैं डायमंड। तीसरा कार्ड डायमंड, डायमंड का सिंबल रहेगा इस प्रकार से, और ये रहेगा रेड कलर का, लाल रंग। इसे हिंदी में कहेंगे ईंट। इसके लिए भी इक्का से लेके दहला तक 10 कार्ड, नहला और ये हो गया दहला 10 कार्ड। अब उसके बाद 3 इसमें भी फेस कार्ड, जे, क्यू, के, जैक, क्वीन और किंग। सब पे इस टाइप का डायमंड का स्ट्रक्चर बना हुआ रहेगा। मतलब ये हो गए डायमंड कार्ड, और ये सभी रहेंगे रेड कलर के। 13 कार्ड इसमें हो गए। फिर उसके बाद लास्ट आता है हार्ट। हार्ट बना रहेगा हार्ट की तरह ही, और ये भी कलर में रहेगा रेड कलर, और इसे कहेंगे पान। हार्ट को कहेंगे पान। इसे भी अगर बनाए कार्ड्स को तो इक्का से लेके दहला तक 10 कार्ड, और उसके बाद 3 फेस कार्ड। सब पे हार्ट ये पान बना हुआ रहेगा, जे, क्यू, के। तो 13 कार्ड यहाँ से, 13 कार्ड यहाँ से, 13 कार्ड यहाँ से और 13 कार्ड यहाँ से, ये चारों कार्ड मिला के बन गए 52 कार्ड्स। तो 52 कार्ड ये बन गए, जिसमें ये हुकुम मतलब स्पैड
और चिड़ी मतलब क्लब्स, दोनों 13-13 कार्ड जो हैं दोनों ब्लैक कलर के रहेंगे। तो ये भी ब्लैक और ये भी ब्लैक, तो ब्लैक कलर के 13 + 13 मतलब 26 कार्ड ब्लैक कलर के हो गए। और यहाँ से रेड ये भी रहेगा, मतलब ईट जो है वो भी रेड रहेगा और जो पान है वो भी रेड रहेगा। तो 13-13 26 कार्ड हो गए रेड कलर के, 13 + 13 = 26 कार्ड। अब उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। उससे पहले हम लोग कार्ड्स के बारे में थोड़ा और जानकारी लें। तो देखें ज़रा, ये हुकुम है, हुकुम का इक्का, दूड़ी, तीड़ी, फिर उसके बाद नहला, दहला, जे, जैक, क्वीन और ये किंग, 13 कार्ड। फिर इस प्रकार से पान का बना हुआ है, पान के लिए इक्का से लेके 5, 6, 7, 8, 9, 10 दहला तक, फिर जो जैक, क्वीन और किंग। फिर इस प्रकार से चिड़ी के लिए 1 से लेके 10 तक 10 कार्ड, फिर जे, क्यू और किंग। फिर उसके बाद डायमंड के लिए ये रेड कलर के 13 कार्ड। इन तीनों पे लास्ट में अगर देखा जाए तो इन तीनों पे जो बना हुआ है वो फोटो बना हुआ है, फेसेस बने हुए हैं, इसलिए इन कार्डों को कहा जाता है फेस कार्ड। और ये सब में 3-3 फेस कार्ड है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो फेस कार्ड्स ये हो गए। अब उसके बाद बात करते हैं कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है क्या। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट वो होते हैं अगर एक घटना इसमें से घट जाए और दूसरे को होने से वो अगर रोके, तो इस प्रकार की घटनाओं कहा जाता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। जैसे अगर कहा जाए डायमंड्स, मतलब सभी कार्ड डायमंड के, डायमंड्स एंड किंग्स, मतलब सभी डायमंड्स ले लिए जाएं और उसके साथ साथ किंग्स ले लिए जाएं। तो डायमंड ये हो गया, डायमंड मतलब ईट, तो ईट के 13 पत्ते तो ये इसमें हो गए। कौन कौन से, तो ऑल डायमंड्स की बात करें तो इसमें इक्का आ जाएगा, ए। फिर उसके बाद 2 से लेके ये 10 तक हो गया, 10 कार्ड, 10 कार्ड ये कंप्लीट। उसके बाद फेस कार्ड्स की बात करें तो इसमें जे आ गया, फिर इसमें क्यू आ गया और फिर इसमें आ गया के। तो डायमंड्स तो ये कंप्लीट हो गया। लेकिन अगर किंग की बात करें, किंग की बात करें तो एक कार्ड में 4 किंग हैं। एक किंग इसका हो गया, किसका, हुकुम का। दूसरा ये किंग हो गया चिड़ी का। तीसरा किंग हो गया ईट के लिए, मतलब डायमंड के लिए। और चौथा किंग हो गया हर्ट के लिए, पान के लिए। तो 4 किंग हैं। तो चारों किंग को अगर बनाए, चारों किंग बना लिया गया। तो अगर देखा जाए तो पहला किंग मान लिया गया ये हुकुम का, बना लिए हुकुम का, इस पे फोटो ही बना दे रहे हैं, हुकुम का ये हो गया किंग। दूसरा स्पैट चिड़ी का बना है, चिड़ी का किंग हो गया। तीसरा ये पान का किंग हो गया। अब चौथा जो यहाँ बनाना होगा वो बनाना होगा डायमंड ईट का किंग। लेकिन ईट का किंग जो डायमंड का किंग है वो यहाँ है और एक ताश की गड्डी में एक ही किंग रहेगा। तो अगर डायमंड एंड किंग अगर एक साथ बात की जाएगी, तो अगर ये डायमंड सब एक साथ कलेक्ट हो गए तो जो इसमें किंग्स की बात है, ये एक किंग यहाँ कम हो रहा है। तो ये एक घटना का होना दूसरे घटना को रोक दे रहा है। तो इस प्रकार की घटना को कहा जाएगा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। अब ऑल कार्ड्स ऑफ डायमंड हो गए। ऐसे ही कहा जाए कि दूसरे कंडीशन में हमें सबका कॉम्बिनेशन रखना है चारों इक्कों का, ऑल एसेस। तो अगर इक्के की बात करें तो इक्के यहाँ से तो मिल जाएंगे, यहाँ से मिल जाएंगे और यहाँ से मिल जाएंगे, लेकिन ये डायमंड के इक्के तो यहीं से पहले से ही रिजर्व है। तो ये घटना, ये इवेंट कंप्लीट नहीं हो पाएगी। तो एक इवेंट का होना मतलब डायमंड्स का एक जगह कलेक्ट हो जाना दूसरे इवेंट को रोक दे रहा है। तो इस प्रकार की घटनाओं को कहेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। एक घटना का होना दूसरे घटना को रोक दे रहा है। तो इस प्रकार से ये हुआ प्रोबेबिलिटी के बारे में मैक्सिमम बातें जितना इसमें पढ़ना था और जितना इसमें न्यूमेरिकल्स में या फिर समझने के लिए पूछा जा सकता है।
तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इससे प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स जो एग्ज़ाम में यूनिवर्सिटी में पूछे भी जाते हैं और पीछे पूछे भी गए हैं। तो उन न्यूमेरिकल्स के साथ मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।